Assalamualaikum, dear students. Today we will discuss about biological method. So first of all, subscribe my channel, and first of all, we will discuss different steps of biological method. जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस एक सिस्टमिक नॉलेज है, एक तरतीब दे इल्म, ऐसा इल्म है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल किया जाता है। तो बायोलॉजी साइंस की एक शाख है जिसका नॉलेज एक तरीक़ेकार से हासिल किया जाता है। उस तरीक़ाकार को बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है, हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसको प्रूव किया जाता है, फिर थ्योरी बनाई जाती है और फिर साइंटिफिक लॉ बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन? उर्दू में हम कहते हैं मुशाहिदा। जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुशाहिदात करते हैं, अपनी आँखों के ज़रिए, कानों के ज़रिए, हवासे खमसा को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग 5 सेंसेस: hearing, vision, smell, touch. These 5 senses, we use 5 senses: सुनने की, सूंघने की, चखने की और छूने की 5 हिस्सों को इस्तेमाल करके हम ये ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग 5 सेंसेस। ये डेफिनेशन। ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती है: क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम जो ऑब्जर्वर होता है या ऑब्जर्व करने वाला होता है वो इंफॉर्मेशन को मैयर करके हासिल करता है, इन पैमाइश की जाती है। किसी भी वैल्यू को हम उसमें पैमाइश करते हैं, उसमें मैयर करते हैं, अकाउंट करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में सिर्फ उसकी क्वालिटी को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक डॉक्टर है, वो मरीज़ का टेम्परेचर चेक करता है। सिर्फ अगर वो टच करके हाथ से अगर टेम्परेचर चेक करेगा कि उसको बुखार है तो वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी, यानी सिर्फ उसने टच किया है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किया, उसने कोई वैल्यू नहीं बताई कि इतना टेम्परेचर है। जबकि अगर वो थर्मामीटर के ज़रिए, किसी स्ट्रिप के ज़रिए अगर वो टेम्परेचर को मेजर करता है तो ये होगी क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन। है वो भी ऑब्जर्वेशन, उसमें भी टेम्परेचर देखा है, लेकिन उसमें सिर्फ टच के ज़रिए देखा है कि इसको हीट है, जिस्म के अंदर बुखार है। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ मच मोर बेटर दैन क्वालिटेटिव, बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ मेजरेबल, एक्यूरेट एंड इनवेरिएबल, यानी वो तब्दील नहीं होती, उसको मेजर कर सकते हैं, उसको जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मच मोर बेटर, क्योंकि वो मेजर हो सकती है और रिकॉर्ड में रखी जा सकती है, तब्दील नहीं हो सकती। ऑब्जर्वेशन के 2 तरीके हैं, एक है डिडक्टिव रीजनिंग के जरिए ऑब्जर्वेशन की जाती है और इंडक्टिव रीजनिंग के जरिए। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी रीजनिंग करते हैं हम, ऑब्जर्वेशन करते वक्त रीजनिंग की जाती है। रीजनिंग मतलब तौजीह की जाती है, वजह बयान की जाती है कि ऐसे ये तमाम ऐसे है तो इसका ये नतीजा ये निकल सकता है, यानी हम ऑब्जर्वेशन के दौरान तौजीह बयान करते हैं। हम ये देखते हैं हाइपोथेसिस बनाने के लिए कि हम रीजनिंग की जाती है कि ये ऐसे होगा तो ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, परिंदे हैं, हम कहते हैं कि तमाम परिंदों के पर होते हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे कि एक परिंदा हम ले लें, हम कहें कि ये जो पिजन है इसके भी विंग होंगे लाजमी, क्योंकि ये एक बर्ड है। क्योंकि पहले हमारे पास ये नज़रिया था, जहन में था कि तमाम परिंदों के पर होते हैं, लिहाजा एक पिजन के भी पर होंगे। तो जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ आए, ये डिडक्टिव रीजनिंग है, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। इसकी और मिसाल देते हैं, जैसे हम स्टूडेंट हैं, क्लास के अंदर एक स्टूडेंट को ऑब्जर्वर आके खड़ा करता है, ऑब्जर्वर कहता है कि स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछता है, वो अगर स्टूडेंट 1-2 स्टूडेंट अगर क्लास में सवाल का सही जवाब दे दें तो उसकी ये राय बन जाती है कि पूरी क्लास ही जो है वो अच्छी है, पूरी क्लास का जो लेवल है, परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। तो ये है इंडक्टिव रीजनिंग। आफ्टर ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट स्टेप इज हाइपोथेसिस, जिसको उर्दू में हम मफरूज़ा भी कहते हैं।
यानी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं, कुछ फ़र्ज़ कर लेते हैं बात कि ये मैंने ये ऑब्जर्वेशन की है, इसकी बुनियाद पर ये ऐसे होगा या ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है, मफरूज़ा होता है। तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव मीन फर्जी, गैर हतमी, फाइनल बात नहीं होती, गैर हतमी होती है। यानी गैर हतमी जो वजाहत हम करते हैं ऑब्जर्वेशन की, यानी अपने मुशाहिदात की बुनियाद पर हम गैर हतमी वजाहत करते हैं कि ये ऐसे हो सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि ऐसे हो, उसको फिर एक्सपेरिमेंट से साबित करना पड़ता है। तो हाइपोथेसिस को बाद में एक्सपेरिमेंट या टेस्ट के ज़रिए साबित करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट इज़ द मेजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट एक की हैसियत रखता है। एक्सपेरिमेंट के बगैर बायोलॉजिकल मेथड नामुकम्मल है। एक्सपेरिमेंट में हाइपोथेसिस को प्रूव किया जाता है कि क्या ये दुरुस्त है या गलत है। अगर एक्सपेरिमेंट से वो हाइपोथेसिस, बार बार एक्सपेरिमेंट करने से वो हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है, एक इंसान, एक साइंटिस्ट हाइपोथेसिस को प्रूव कर लेता है कि वो दुरुस्त है, उसके नतायज मुस्बत आते हैं, तो वो थ्योरी बन जाती है। यानी थ्योरी इज हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय टेस्ट। थ्योरी वो स्टेप है जिसमें हाइपोथेसिस अगर एक्सपेरिमेंट से साबित हो जाए तो उसे हम कहते हैं थ्योरी। अब थ्योरी भी वक्त के साथ उसको लोग डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी साल गुजर जाते हैं, वक्त का अरसा गुजर जाता है, काफ़ी वक्त के बाद अगर थ्योरी भी सरवाइव कर जाए और वो फैक्ट बन जाए और वो एक हकीकत बन जाए, अटल हकीकत बन जाए, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक फैक्ट बन जाए, तो वो बन जाता है साइंटिफिक लॉ। जैसे कि फिज़िक्स में हम न्यूटन के कवानीन पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हार्डी वेनबर्ग थ्योरम है, मेंडल के कवानीन हैं, तो जेनेटिक्स के जो कवानीन है ये साइंटिफिक लॉ की एग्जांपल है। तो बायोलॉजी में बहुत कम लॉज हैं क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत चेंजेस आती रहती हैं और लॉज जो थ्योरीज चेंज होती रहती हैं। थ्योरीज चेंज होने से जो है वो परमानेंट कोई लॉ नहीं बन सकता। तो थ्योरी और लॉ में ये फ़र्क है। थ्योरी पहला स्टेप है जिसमें हाइपोथेसिस को प्रूव किया जाए, टेस्ट से वो थ्योरी बन जाती है, और थ्योरी के ऊपर बहुत सारे लोग, तकरीबन पूरी दुनिया के तमाम लोग उस पर मुत्तफिक हो जाएं तो वो एक कानून बन जाता है, वो साइंटिफिक लॉ। दैट इज़ ऑल अबाउट स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. Thank you very much. Subscribe my channel and keep watching more videos. Allah Hafiz.